हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एजुकेटर हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम लेक्चर नंबर 17 लेकर आपके सामने आए हैं। और याद करिएगा, पीछे हम लोगों ने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल ये पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। और अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम के बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गॉस थ्योरम के बाद इस चैप्टर में करते हैं। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि इसके सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर मिल जाएगा। वहां आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप स्टडी मटेरियल के कॉलम में देख सकते हैं। तो आपको सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। आप लोग बस लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो उसको पूछते रहिए। और किसी तरह का भी अगर डाउट हो आप उससे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, या अलग से भी पूछ सकते हैं, ऐप पर भी पूछ सकते हैं। तो गॉस थ्योरम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। गॉस थ्योरम 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर नंबर 17 गॉस थ्योरम को हम लोग स्टार्ट करते। तो चलिए लेक्चर नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है और ये फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ही है। और ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, गॉस थ्योरम है। इसको पढ़ाने के बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गॉस थ्योरम पढ़ना है तो सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर आपको जानना पड़ेगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? जैसे एरिया वेक्टर को हमने ए लिया, उस पर एरो की साइन है तो वेक्टर है। और इसका मॉड ऑफ ए लिख देंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा और ये क्या आ गया, एन कैप आ गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको समझाते हैं कि और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसको बड़ा कर देते हैं और फिर आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर आपका यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग आपको बताते हैं एरिया वेक्टर को। और बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एरिया वेक्टर को आपको बताते हैं क्या है। एरिया वेक्टर नॉर्मली आप देखिएगा तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर ए, और इसका मॉड कर देंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और एन कैप ये यूनिट वेक्टर है। एन कैप ही जो होगा वो आपको बताइए इसकी डायरेक्शन को दिखाएगा। तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द क्लोज सरफेस। देखिएगा, कोई भी क्लोज सरफेस ले लीजिए, जैसे आप अपनी कॉपी ले लीजिए और उस पर वर्टिकल डायरेक्शन में यानी उस सरफेस से बताइएगा परपेंडिकुलर जो भी आप रखेंगे वो कहलाएगा, वहां पर एरिया वेक्टर कहलाएगा। और देखिए यहाँ पर हमने दिखाया, ये प्लेन सरफेस लिया और देखिए इससे परपेंडिकुलर यहाँ पर ले लिया। तो देखिए ए आपका आ गया, मॉड ऑफ ए हो गया। मॉड ऑफ ए मतलब स्केलर हो गया। और एन कैप यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। जैसे आप मान लीजिए आपकी कॉपी है एक्स वाई प्लेन में और आपने अपनी पेन को उससे परपेंडिकुलर वर्टिकली बताइए परपेंडिकुलर रख दिया, यानी के कैप में रख दिया, तो वो दिखाएगा आपका एरिया वेक्टर। नीचे की तरफ रखेंगे तो माइनस के कैप हो जाएगा, ऊपर की तरफ रखेंगे तो के कैप होगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। याद रखिए, एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द क्लोज सरफेस, यानी कि एक तरह से के कैप की डायरेक्शन में होगा। तो ये एरिया वेक्टर की बात हो गई। अब देखिए अगला टर्म हम लोग आपको बात करते हैं। अगला टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगला टर्म जो है यहाँ पर सॉलिड एंगल है। और इसको भी हम लोग देखिए बड़ा ही करके यहाँ पर समझते हैं सॉलिड एंगल को। ये सॉलिड एंगल क्या होता है इसके बारे में बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो देखिए सॉलिड एंगल सबसे पहले अगर आप एंगल रेडियन में लेते हैं तो आपको पता होगा एंगल थीटा इक्वल टू आर्क और अपान क्या होता है, रेडियस होता है। तो आर्क अपान क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब अगर देखिए ये जानते हैं आप, एंगल अगर रेडियन में लेते हैं तो आर्क अपान रेडियस होता है। यहाँ पर जो नया टर्म आया है वो सॉलिड एंगल का आया है। तो चलिए अब अगले पेज पर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग इसको जरा श्रिंक कर देते हैं जिससे फिर से उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए और आपका यहाँ पर जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में यहाँ पर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने श्रिंक कर दिया ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। अब हम लोगों को पढ़ना है बताइएगा सॉलिड एंगल। देखिए आप एंगल जानते हैं, अगर रेडियन में होता है तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, आर्क अपान रेडियस हो जाता है। और अब बताइए सॉलिड एंगल की बात करना है तो अगले पेज पर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करते हैं। और देखिए सॉलिड एंगल में अगर बात करेंगे तो इसको फिर से हम लोग बताइएगा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर आपको समझते हैं, यहाँ पर एक्सपेंड करके ही सब समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सॉलिड स्टेरेडियन अगर आप लेते हैं, स्टेरेडियन की बात अगर करेंगे तो ओमेगा होगा। स्टेरेडियन बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा से डिनोट करते हैं और ओमेगा क्या हो गया, ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया डिवाइड बाई एक तरह से रेडियस का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो। इसका डायग्राम हम लोगों ने पीछे बनाया, एक बार आप देख भी सकते हैं और आपको यहाँ पर दिखा दें, पीछे की तरफ डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है।
और ये देखिए डी ओमेगा है, ये सॉलिड एंगल यहाँ पर आता है, किसी सॉलिड सरफेस में होगा और इसका छोटा सा पार्ट ले लिया आपका डी ए हो गया। तो यहाँ पर देखिए डी ए हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके फिर समझाते हैं आपको और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर बड़ा करके आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप चेक करिए क्या है, ये आपने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया है, यहाँ पर सॉलिड एंगल लिया, देखिए एक छोटा सा पार्ट ले लिया डी ए, जिसको एक तरह से एरिया वेक्टर का पार्ट है और इसका रेडियस क्या है आर है, और ये डी ओमेगा ही सॉलिड एंगल होगा। पूरा आप ओमेगा लेंगे तो बताएगा ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा, और अगर डी ओमेगा लेते हैं तो डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वैसे ओरिजिनल में डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, अभी आगे पेज पर हम लोग आपको दिखाएंगे भी। ओरिजिनल में जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको भी आगे हम लोग दिखाएंगे डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर कैसे होता है। अच्छा, तो सॉलिड एंगल की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और सॉलिड एंगल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको यहाँ पर पता ही होना चाहिए, तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं और समझते हैं इसको। आप डायग्राम तो समझ ही गए होंगे, डायग्राम पीछे के पेज पर था इसलिए हम लोगों को समझाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा हो गया ए डिवाइड बाय, डी ओमेगा लिखते हैं, अगर स्मॉल एंगल लेते हैं तो डी ए कॉस थीटा, ओरिजिनल में डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर कॉस जीरो लेते हैं, मैक्सिमम केस लेते हैं, क्योंकि बताइए स्फेरिकल केस में अक्सर कॉस जीरो आएगा, परपेंडिकुलर केस आएगा, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ओमेगा अगर पूरे के लिए लें तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो एरिया क्या होगा, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बताइए कैंसिल हो गया, 4 पाई स्टेरेडियन यहाँ पर आ गया। अच्छा देखिए इस फॉर्मूले में देखिएगा डी ओमेगा आपने देखा है कि डी ओमेगा क्या है, अगर भाई मैक्सिमम कंडीशन ही लेंगे क्योंकि स्फेरिकल सरफेस में कॉस थीटा तो कॉस जीरो हो ही जाएगा, तो डी ए बाई आर स्क्वायर, अगर डी ए को हम लोग आर स्क्वायर के इक्वल रख दें, डी ए को अगर हम लोग आर स्क्वायर के इक्वल रख देंगे तो डी ओमेगा किसके हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन के हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 1 स्टेरेडियन यहाँ पर समझा सकते हैं कि 1 स्टेरेडियन क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए इसको जरा श्रिंक करके हम लोग 1 स्टेरेडियन को आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि 1 स्टेरेडियन क्या है। तो देखिए 1 स्टेरेडियन आप समझिएगा। अब इस आपने जो यहाँ पर फार्मूला देखा डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर कर दिया, डी ओमेगा 1 स्टेरेडियन हो गया। 1 स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्ट ऑफ सरफेस, याद रखिएगा वो जो डी ए छोटा सा पार्ट लिया था, पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर at the center of sphere, देखिए सेंटर पर, when the area of part equal to the square of radius of sphere, ये इसी से आपका जरा बताइए यहाँ पर निकल गया, जो यहाँ पर बताएगा डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे डेफिनेशन निकल गई। तो सॉलिड एंगल केस में जब आप इसकी यूनिट लेते हैं स्टेरेडियन लेते हैं, एंगल केस में यूनिट लेते हैं तो रेडियन लेते हैं। सॉलिड एंगल केस में अगर स्फीयर का केस होगा तो 4 पाई स्टेरेडियन आएगा, और एंगल केस में तो आप जानते हैं पूरे अगर सरफेस के लिए लेते हैं 360 डिग्री आपका निकलता है वहां पर। तो आपने एरिया वेक्टर समझ लिया गॉस थ्योरम में, सॉलिड एंगल समझ लिया। अब चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर और बातें इसकी करते हैं, और भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर करते हैं। अब देखिए बात आ रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज गिवन बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसी भी सरफेस से जो लिंक करेगा वो इस डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर का। डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट डी ए होगा। देखिए एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, अभी आगे चलकर आपको पूरा समझा देंगे कैसे होगा। तो डी फाई इक्वल टू यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर का। तो डी फाई डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कॉस थीटा आता है, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इफ द प्लेन सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर प्लेन सरफेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इस केस में थीटा क्या होगा, 0 होगा, और डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 हो गया। इसका मतलब डी फाई यहाँ पर मैक्सिमम निकल गया, ई डी ए आपका निकल जाएगा। अगले पेज पर देखते हैं, और देखिए यहाँ पर इफ द प्लेन सरफेस इज बताइएगा नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरे देखिए यहाँ पर तो ये हो चुका है नॉर्मल वाला, तो यहाँ पर हो चुका है इफ द प्लेन सरफेस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने आपको बता दिया, उस केस में मैक्सिमम होगा। ये तो पीछे वाला ही है और पूरा वहां पर समझ ही चुके हैं। अब देखिए इफ द प्लेन सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया
तब क्या होगा, देखिए ये दोबारा आया है, ये पीछे वाला ये पेज है और वो दोबारा आ चुका है। इफ द प्लेन सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इस केस में थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा और डी फाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आप कैसे रखेंगे, देखिए आप यहाँ पर रखेंगे डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी ए और cos 90, और cos 90 क्या हो जाएगा cos 90 0, तो पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्लेन, देखिए यहाँ इसी पेज पर हमने दोनों इसीलिए एक साथ लाए हैं, वो पीछे वैसे बता चुके हैं। इफ द प्लेन सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है तो डी फाई मैक्सिमम आया, और जब बताएगा यहाँ पर पैरेलल है तो बताएगा डी फाई 0 आया। इसको देखिए ये 3D का डायग्राम है, तो आप ऐसे नहीं समझ सकते। इसके लिए हम आपके सामने लाइव आते हैं, लाइव क्या एक तरह से हम आपको समझाते हैं, आपके सामने 3D डायग्राम बनाकर सामने आते हैं, बोर्ड पर आते हैं और उस पर आपको समझाते हैं। तो हम आप पर बोर्ड पर आ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं दोनों केसेस में कैसे एक में 90 डिग्री होगा और कैसे एक में 0 होगा। यानी जब प्लेन सरफेस बताएगा नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर थीटा 0 कैसे होता है, जब प्लेन सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर 90 कैसे होता है। देखिए आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जहां पर डायरेक्शन को क्लियर कराना होगा, डायरेक्ट आपके सामने आकर हम कराएंगे, वो इस तरह से नहीं कराएंगे जैसे यहाँ पर पेज पर कराया जा रहा है, वो डायरेक्ट कराकर बीच में। इसका मतलब यह है कि आप पूरा समझेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चलिए ये आपको समझा देते हैं और आगे यहाँ पर ये आ जाते हैं। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं डायरेक्शन किस तरह से यहाँ पर होती है। आपने कहा व्हेन अ प्लेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, देखिए प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस ये हमने देखिए ये मार्कर ले लिया ग्रीन कलर का और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। तो ये प्लेन सरफेस और देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर अगर देखिए यहां पर तो हमने देख लिया कि प्लेन सरफेस और जरा बताइएगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल हो गया। आपसे केस नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया, इफ बताइएगा इफ द प्लेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों देखिए ये परपेंडिकुलर हो गए और अब आपको एरिया वेक्टर रखना। एरिया वेक्टर देखिए इस पेन से हमने रखा, ये पेन आपने रख दिया। अब एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। देखिए सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो दोनों बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, यानी एंगल कितने का हो गया, 0 डिग्री का होगा। इसीलिए इस केस में डी फाई जो होता है ई डॉट डी ए कॉस 0 निकलेगा, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर मैक्सिमम आएगा। अब देखिए आपसे कहते हैं दूसरे केस में इफ द प्लेन सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ग्रीन कलर का मार्कर हमने लिया और ये प्लेन सरफेस देखिए इसके पैरेलल आ गया, यहां पर पैरेलल आ गया। अब प्लेन सरफेस और जरा बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर देखिए परपेंडिकुलर है। आप खुद चेक करिएगा, आप इस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितने का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर बताया गया कि प्लेन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और प्लेन सरफेस बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ये दो केस आपको बताए गए। तो इस तरह से आप यहां पर हमने समझाने के लिए आपको बता दिया, क्योंकि डायरेक्शन समझाने के लिए आपको सामने आकर आपको बताना पड़ता, तो डायरेक्शन समझाने के लिए हमने आपको बता दिया। अब चलिए आगे फ्लक्स डेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आप देखिएगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस टू द एरिया ऑफ सरफेस। ये दोनों का रेशियो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और एरिया का रेशियो जो होगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। फाई डिवाइड बाय ए है। अगर मैक्सिमम का केस लेते हैं तो फाई होता है ये, क्योंकि ये cos थीटा होता है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए से यहाँ पर कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ गए। आगे चलिए और समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि देखिए अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल कर दिया है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या हो जाएगी यहाँ पर सेम। और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बड़ी खास बात है। तो एक टर्म हमने चेंज कर दिया, फाई डिवाइड बाय ए कर दिया, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो गई। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं गॉस थ्योरम की, जो ये चैप्टर का नाम है। तो गॉस थ्योरम से पहले यूनिट एंड डायमेंशन देख लेते हैं, पढ़ने से पहले यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं। फाई इक्वल टू आपका ई है, क्योंकि कभी कभी यूनिट और डायमेंशन भी पूछी जाती है, यूनिट तो पता ही होना चाहिए, डायमेंशन भी पूछी जाती है। तो फाई इक्वल टू ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप जानते हैं न्यूटन पर कूलाम होता है। एरिया क्या हो गया, यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम की पावर -1 हो गया।
अच्छा, आप ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वोल्टेज डिवाइड बाय क्या होती है, सेपरेशन यानी डिस्टेंस होती है, एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आप पढ़ते हैं V डिवाइड बाय D होता है। तो यहाँ पर D और यहाँ पर एरिया में D में देखिए मीटर और यहाँ एरिया में मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, वोल्ट मीटर इसकी यूनिट हो सकती है, इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर कूलाम भी हो सकती है और वोल्ट मीटर भी इसकी यूनिट हो सकती है के टर्म में। अच्छा, डायमेंशन निकालनी है तो न्यूटन का आप जानते हैं MLT-2 होता है। चार्ज होगा Q इक्वल टू IT, तो यहाँ पर A की पावर -1 और T की पावर -1 और T की पावर -1 और T की पावर -2 मिलकर -3 हो गया। और एरिया क्या हो गया यहाँ पर जो मीटर का स्क्वायर L स्क्वायर होगा। इस तरह से डायमेंशन इसकी आ गया ML3 T -3 A -1। वैसे वोल्ट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, VW/Q होता है। तो W की जो डायमेंशन होती है ML स्क्वायर T -2 होती है, Q आप IT रख देंगे, A इंटू T रख देंगे और मीटर का बताइए L रख देंगे और डायमेंशन तो किसी तरह से भी निकाल लेंगे। आप फार्मूला याद होगा तो डायमेंशन आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है यानी गॉस थ्योरम, बाकी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब गॉस थ्योरम की बात करते हैं। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस। सबसे पहले तो ये क्लोज सरफेस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इक्वल टू क्या होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस, यानी सरफेस के अंदर, यानी टोटल फ्लक्स जो निकालेंगे E.dA यानी सरफेस इंटीग्रेशन इसका 1/ε0 टाइम होगा टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस, यानी जितना सरफेस के अंदर चार्ज होगा। जैसे ये हमने कोई सरफेस लिया क्लोज सरफेस, इसके अंदर चार्ज Q है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है Q, तो Q डिवाइड बाय यहाँ ε0 हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द गॉस थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द गॉस थ्योरम बिकम्स इनवैलिड व्हेन कूलम्बियन फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। याद रखिएगा, गॉस थ्योरम तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा जब कूलम्बियन फोर्स बताएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करे, क्योंकि ज्यादातर केस में आप देखिएगा F देखते पढ़ते हैं आप कूलम्स लॉ में F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के होता है। तो गॉस थ्योरम वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, कहीं कहीं पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होता, R³ होता है, R⁴ होता है, वहां पर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस जो गॉस थ्योरम से आपने ये रिजल्ट निकाला, इसका प्रूफ हम लोग आगे करते हैं। तो इसके प्रूफ को हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसका प्रूफ यहाँ पर आया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, फिर यहाँ पर प्रूफ हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंड करके। तो ये यहाँ पर आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ आपको हम लोग पूरा बताते हैं कैसे कैसे यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर हम लोग पूरा बताते हैं। तो चलिए प्रूफ की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पढ़ लेते हैं प्रूफ में। देखिए ये सबसे पहले ये डायग्राम चेक करिएगा, इसका प्रूफ करते हैं गॉस थ्योरम का। ये फिर से एक बताइए स्फेरिकल सरफेस लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया DA, इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बताइएगा। अगर ये चार्ज आप +Q ले रहे हैं अंदर की तरफ तो बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज रख के आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। एरिया वेक्टर DA हो गया और ये छोटा सा एंगल क्या हो गया D ओमेगा, पूरा एंगल लेंगे सॉलिड एंगल तो बताइए ओमेगा आ जाएगा। और D फाई आप जानते हैं E.dA होता है और E.dA cos थीटा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R स्क्वायर होगा। तो D फाई इक्वल टू E.dA है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे इसकी 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R स्क्वायर रख देंगे। अच्छा एक बात यहाँ पर बताइएगा, अब DA cos थीटा है और डिवाइड बाय R स्क्वायर आ गया। DA cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर आपको पता था, पीछे हमने बता दिया था जब सॉलिड एंगल पढ़ाया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था D ओमेगा क्या आया था। तो यहाँ पर D ओमेगा क्या आ गया और D फाई इसका इंटीग्रेशन कर दिए, पूरा फ्लक्स निकल जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे D फाई का फाई हो गया D ओमेगा। याद करिए हमने सब सॉलिड स्फीयर के लिए निकाला था, तो कितना निकाला था 4π स्टेरेडियन निकाला था, तो 4π यहाँ कर दिया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, फाई इक्वल टू Q डिवाइड बाय यहाँ पर ε0 निकल गया। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया गॉस थ्योरम का। किसी बताइए क्लोज सरफेस में जहाँ पर चार्ज Q था तो बताएगा इसका 1/ε0 टाइम्स हो गया टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस हो गया। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 में गॉस थ्योरम को, पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है गॉस थ्योरम का, ये 17 नंबर लेक्चर है वैसे। और ये गॉस थ्योरम कंप्लीट होने के बाद पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा और अगले लेक्चर यानी इलेक्ट्रिक में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बताएंगे इसके। उम्मीद है 2 या 3 लेक्चर में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए और कहीं ना समझ में आप पूछिएगा। और इसके नोट्स हम लोगों ने PDF के फॉर्म में वहाँ क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर डाल दिया है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। और चलिए यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए।